अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम रेसिस्टिविटी पढ़ रहे थे। उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, आगे है उसका यूनिट। तो रेसिस्टिविटी का फार्मूला हमने ये पढ़ा था, रॉ इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल। तो अगर हम यूनिट बनाएं रेसिस्टिविटी का, तो आर का यूनिट ओहम होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो एक कट गया, एक रह गया। रेसिस्टिविटी का यूनिट बनेगा ओहम मीटर। रेसिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर होता है। ओहम को इस ग्रीक लेटर से भी शो कर सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी का ये यूनिट है, यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं। रेसिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर होता है। तो इससे आगे एक डेफिनेशन दी गई है बुक में, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस का उल्ट होती है। यानी यूँ कह लें सादा अल्फाज में कि रेसिस्टेंस करंट के बहाव में आने वाली रुकावट का नाम है और कंडक्टेंस करंट के बहाव में पैदाशुदा आसानी का नाम है। यानी अगर ज़्यादा करंट फ़्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि रेसिस्टेंस कम है और कंडक्टेंस ज़्यादा है। तो कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। इसका यूनिट जो है अगर हम देखना चाहें तो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। तो ओहम की पावर +1 ऊपर जाकर जो है वो हो जाएगी -1। तो इसका यूनिट बनेगा ओहम इनवर्स। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ओमेगा जो ग्रीक लेटर है, यूँ भी ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स जो है वो कंडक्टेंस का यूनिट है और ओहम इनवर्स को MHO भी कह लेते हैं। ओहम इनवर्स कह लें या MHO कह लें। कंडक्टेंस का यूनिट ओहम इनवर्स या MHO या साइमन होता है, SIMEN। ये सारे कंडक्टेंस के यूनिट हैं, MHO, साइमन या ओहम इनवर्स। MHO इसका उल्ट है, जो ओहम का MHO, ये कंडक्टेंस के यूनिट है। ओहम इनवर्स, MHO या ये वाला साइमन। तो इससे आगे डेफिनेशन दी गई है कंडक्टिविटी। जिस तरह कंडक्टेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, वैसे ही कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। जो कंडक्टिविटी जो है वो रेसिस्टिविटी का उल्ट होती है। रेसिस्टिविटी का उल्ट है कंडक्टिविटी। इसका यूनिट भी इसका उल्ट होगा। यानी अगर एक मटेरियल में करंट ज़्यादा फ़्लो कर रहा है, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी लार्ज है और रेसिस्टिविटी स्मॉल है। तो इसका यूनिट भी उसका उल्ट होगा। रेसिस्टिविटी का यूनिट था ओहम मीटर, अभी हमने पढ़ा था। तो इसकी पावर +1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -1। इसका यूनिट फिर बनेगा ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स। Conductivity is the reciprocal of resistivity. Its unit is ohm inverse, meter inverse। और अभी हमने पढ़ा कि ओहम इनवर्स को MHO भी कह सकते हैं। तो यूँ कंडक्टिविटी का दूसरा यूनिट बन सकता है MHO, मीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट आगे है जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, कि रेसिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टेंस भी और रेसिस्टिविटी दोनों जो हैं वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो जाती हैं। एक कंडक्टर की रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। होता यूँ है कि पीछे हमने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस क्यों पैदा होती है।
दर हकीकत करंट के इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इन कंडक्टर के जो क्रिस्टल लेटस है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसमें आकर एटमों से टकराते हैं। करंट के इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कंडक्टर के एटमों से टकराते हैं, उसके नतीजे में रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एटमों की वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाती है, एटम ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं। तो स्टूडेंट देखें, पहले तो ये चांस था कि इलेक्ट्रॉन इन गैप से गुज़र सकते थे बग़ैर टकराए, बग़ैर कोलाइड किए, पहले तो ये गुज़र सकते थे। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो एटमों की वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने फ़र्स्ट ईयर में ये फार्मूला पढ़ा होगा कि टेम्परेचर और एटमों की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एटमों की ये वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाती है, यूँ करके वो ज़्यादा इलाके तक वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब वो ज़्यादा इलाके तक वाइब्रेट करेंगे तो वो गैप ख़त्म हो जाएगा। पहले तो ये गैप मौजूद थे। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, एटमों की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, एटम ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। जब ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो ये दरमियान वाला गैप भी कवर कर लेंगे, गैप भी ख़त्म हो जाएगा, यानी गैप में भी एटम वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन आगे इजीली फ़्लो कर सकता था वो भी टकरा जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन के आगे फ़्लो करने के इम्कान कम हो जाएंगे और टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएगी। जब कोलिजन बढ़ेगी तो कोलिजन ही की वजह से रेसिस्टेंस होती थी, कोलिजन जब टकराव बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से एटमों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वो बड़ा टारगेट बन जाएंगे, यानी ज़्यादा जगह घेर लेंगे, बिगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाएगा उनका। तो ज़्यादा जगह घेरेंगे, जब ज़्यादा जगह घेरेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो गैप से गुज़र जाते थे उनका गुज़रना भी नामुमकिन हो जाएगा, वो भी टकरा जाएंगे, क्योंकि पहले एटम एक थोड़ी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो एटमों की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, एटम इस तरह ज़्यादा वाइब्रेट करने लगा। जब ज़्यादा वाइब्रेट करेगा एटम तो वो ज़्यादा जगह घेर लेगा। वो इलेक्ट्रॉन जो गैप से गुज़र जाते थे, जब एटम ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो वो गैप को भी कवर कर लेगा, गैप में भी एटम वाइब्रेट कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन के गुज़रने का इम्कान नहीं होगा, बल्कि टकरा जाएगा इलेक्ट्रॉन इन एटमों से वाइब्रेशन के दौरान, जिससे इलेक्ट्रॉनों और एटमों का टकराव बढ़ जाएगा। उससे फिर रेसिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, यूँ टेम्परेचर बढ़ाने से मटेरियल की रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। इसके लिए फार्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं और रेसिस्टेंस भी बढ़ती है, साथ साथ रेसिस्टिविटी भी बढ़ती है। आपकी बुक में ये ग्राफ भी दिया हुआ है, इधर टेम्परेचर लिया हुआ है, इधर रेसिस्टिविटी ली हुई है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से यूँ करके रेसिस्टिविटी इंक्रीज़ होती जाती है, चाहे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो या 0 से कम हो। इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जिसका मतलब यही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है और रेसिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन यही चीज़ शो कर रहा है। तो इसके लिए फार्मूला भी हम बना सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे चेंज आती है। फ़र्ज़ करें पहले हमारे पास टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में हम इंक्रीज़ करके कर दें T डिग्री सेंटीग्रेड। तो T डिग्री सेंटीग्रेड की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 डिग्री 20 डिग्री कोई भी हो सकती है। तो फ़र्ज़ करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टेंस हो R0, RO भी कह सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली रेसिस्टेंस कितनी है, R0, और जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ करके T डिग्री सेंटीग्रेड किया तो रेसिस्टेंस कितनी इंक्रीज़ हो गई, RT। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे R0 थी, T डिग्री सेंटीग्रेड पे RT होगी। तो जो चेंज है चेंज इन रेसिस्टेंस है वो होगी फाइनल रेसिस्टेंस माइनस इनिशियल, यानी RT माइनस RO।
तो ये चेंज इन रेसिस्टेंस जो है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। चेंज इन रेसिस्टेंस दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक तो ये चेंज इन रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेसिस्टेंस के। जितनी इनिशियल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, आर स्टैंड फॉर रेसिस्टेंस, जितनी इनिशियल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी चेंज भी ज़्यादा आएगी। तो स्टूडेंट ये देखें, अगर फ़र्ज़ करें जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमने पढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ती है, फ़र्ज़ करें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से डबल हो रही है, तो पहले अगर 50 है तो वो डबल हो के कितनी हो जाएगी 100, कितनी चेंज आई 50 की। लेकिन अगर पहले 500 है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1000। इसमें चेंज 50 की आई, इसमें 500 की आई। हालांकि टेम्परेचर एक जैसा इंक्रीज़ हो रहा है, फ़र्क क्या है कि शुरू में अगर रेसिस्टेंस कम हो तो चेंज भी कम आएगी, यहाँ इनिशियल रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो चेंज भी 500 आई, यहाँ चेंज 50 की है, यहाँ चेंज 500 की है। हालांकि टेम्परेचर हम एक जितना राइज़ कर रहे हैं तो इनिशियल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी तो चेंज भी ज़्यादा आएगी, इनिशियल रेसिस्टेंस कम होगी तो चेंज भी कम आएगी। यानी चेंज इन रेसिस्टेंस इनिशियल रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चेंज इन रेसिस्टेंस ये वाली है, अभी हमने पढ़ा RT - RO, ये इनिशियल रेसिस्टेंस RO के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल